गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, चकाचक। तो आगे बढ़ जाएं, अपन टॉपिक स्टार्ट करें। तो कल हमने क्या पढ़ा था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत क्षेत्र किसको बोले? किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव देखा। वैद्युत द्विध्रुव मतलब जब समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर हो तो उस निकाय को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है बेटा। और उसके बाद लास्ट टॉपिक देखा हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और उसकी प्रभावी लंबाई के गुणनफल को इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, अर्थात P इक्वल टू Q इंटू 2L। ओके, आगे बढ़ जाएं। चलिए, जान जाते हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ठीक है। तो अक्षीय स्थिति किसको बोलेंगे? मान लो कोई बिंदु जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है, वो कहाँ हो? द्विध्रुव के ये मान लो कोई द्विध्रुव है, द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो तो उसको हम अक्षीय स्थिति में कहते हैं। सीधा सीधा अगर कोई बिंदु द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो तो उसे अक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक है। और यदि कोई बिंदु द्विध्रुव के लंब पर स्थित हो, ये मान लो कोई द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू है, वैसे यहाँ प्लस क्यू और माइनस क्यू है। ठीक है। कोई बिंदु द्विध्रुव के लंब पर स्थित हो तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? निरक्षीय स्थिति में बोलेंगे। किसमें बोलेंगे? निरक्षीय स्थिति में। एकदम सिंपल से है, फिर से बता रहा हूं। मान लो यदि कोई बिंदु द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो तो इस बिंदु को हम अक्षीय स्थिति में कहते हैं। ठीक है। और यदि कोई बिंदु द्विध्रुव के लंब अक्ष पर स्थित हो, अर्थात लंब पर स्थित हो, तो उसको हम किस निरक्षीय स्थिति में बोलते हैं। तो उसको अपन किस में बोलते हैं? निरक्षीय स्थिति में। क्लियर हो रहा है? ओके। इसके अलावा मैंने कल आपको एक बात बताया था, उसको याद रखना है। Q आवेश से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हमने क्या देखा? 1/4πε0 Q/r²। E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इसको याद रखना है आपको। ओके है? क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए, आ जाते हैं अपन टॉपिक पे।
टॉपिक का नाम है अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत अपना टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे। मान लो, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q से Q आवेश से मिलके बना है तथा जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है। प्रभावी लंबाई 2L है। ओके, ठीक है, ओके। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है। स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। ओके, ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, सुनेंगे ध्यान से। मान लो AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलके बना है जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है। ठीक है, माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। ओके, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, P पर विद्युत क्षेत्र या P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, E1 इक्वल टू हमको मिलता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। R मतलब दूरी का वर्ग ना, तो यहाँ पे दूरी क्या है बेटा, दूरी कौन है, AP है। Q से P कितनी दूरी पर है, AP दूरी पर है ना, तो R की जगह हम AP यूज करेंगे, तो ये आएगा Q अपॉन AP स्क्वायर। लाइन क्लियर है क्या, ओके है, चले आगे। अब देखिए AP निकालना है मेरे को, तो AP निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, OP में OA को घटाना पड़ेगा। AP निकालने के लिए OP में OA को घटाना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, R माइनस L। ये वाली दूरी कितनी है, L, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो इतनी क्या हो जाएगी, L, है ना। तो AP इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, R माइनस L। ओके है, ठीक है, तो ये हमको मिलता है 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका E1। ठीक है, अब बात करते हैं दिशा की, बात करते हैं दिशा की, तो क्या करेंगे देखिए, यदि ये प्लस Q आवेश है, बिंदु पर कोई धन आवेश लें तो ये प्लस आवेश मतलब धन आवेश इस धन आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब उधर ही धक्का देगा, है ना। तो E1 की दिशा कैसी होगी, ये E1 की दिशा होगी, ये किसकी दिशा होगी, E1 की, मतलब वेक्टर AP के अनुदिश होगी। E1 की दिशा कैसी होगी, वेक्टर AP के अनुदिश, उधर ही ढकेलने का कोशिश करेगा। क्लियर है ना,
तो यहाँ पे लिख दिए वेक्टर एपी के अनुदिश। समझ आ रहा है बात? यहाँ पे एपी के अनुदिश क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि प्लस क्यू आवेश यहाँ के धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। क्लियर है? उधर ही धक्का देगा, इसलिए E1 की दिशा कैसी है? वेक्टर एपी के अनुदिश है। ओके, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। आ रहा है समझ? ठीक है, आगे बढ़ जाएं तो देख लीजिए, इसी प्रकार ये था प्लस क्यू आवेश के कारण। हम बात करते हैं माइनस क्यू के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा? E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन देखो माइनस Q से P की दूरी कितनी है? BP है। कितनी है? BP। तो यहाँ पे क्या ले लूंगा? Q अपॉन BP स्क्वायर, Q अपॉन BP स्क्वायर। ओके है, ठीक है। अब BP का वैल्यू निकालना है, तो BP का वैल्यू कैसे निकालेंगे? Q अपॉन BP को कैसे निकालूंगा? OB प्लस OP, OB और OP को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? BP। दैट मीन्स ये कितना है? L और ये कितना है? R। तो ये मेरे को मिल जाएगा R प्लस L होल स्क्वायर। ये क्या मिलेगा बेटा? R प्लस L होल स्क्वायर। ओके है, ये हो गया आपका E2। इसकी दिशा कैसी होगी? वेक्टर PB के अनुदिश होगी। PB के अनुदिश मतलब P से B की ओर होगी। कैसी होगी? P से B की ओर। क्यों? क्योंकि ये ऋण आवेश यहाँ के धन आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, खींचेगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? दिशा कैसा होगा? PB के अनुदिश, P से B की ओर होगा। ओके है, आ रहा है समझ? नीचे लिखूं थोड़ा? अच्छा, इधर का थोड़ा नीचे लिखना है, देख लीजिए। देखो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। प्रभावी लंबाई कितनी है? 2L। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हमने बात किया प्लस क्यू आवेश का। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन AP स्क्वायर। ठीक है, अब AP का वैल्यू रखे तो हमको क्या मिला? R माइनस L होल स्क्वायर। ठीक है, साथ ही में इसकी दिशा लिख दिए। प्लस Q यहाँ के धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, इधर ही धक्का देगा, तो दिशा कैसी होगी? वेक्टर AP के अनुदिश होगी, है ना। ठीक उसी प्रकार हम बात करते हैं माइनस Q। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन BP स्क्वायर, क्योंकि दूरी कितनी है? BP है। ठीक है, अब BP का वैल्यू पुट किए तो ये हमको मिला 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। ये हो गया E2। ये क्या हुआ? E2। इसकी दिशा कैसी होगी बेटा? वेक्टर PB के अनुदिश, मतलब P से B की ओर। इक्वेशन नंबर 2। ये क्लियर है क्या? आ रहा है समझ? ठीक, अब देखिए बिंदु P पर E1 की दिशा इस साइड है और E2 की दिशा इस साइड है। ये वेक्टर E2 है।
है ना, E2 की दिशा इस साइड है। ओके, तो बिंदु P पर हमको क्या निकालना होगा, परिणामी निकालना होगा। बिंदु P पर क्या निकालना होगा, परिणामी। तो बिंदु P पर परिणामी निकाल लेते हैं। ये सबको क्लियर है, मिटा दूं, ठीक है। तो देख लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू क्या मिलेगा, E1 माइनस E2। इक्वल टू क्या मिलेगा, E1 माइनस E2, क्योंकि E1 बड़ा है और E2 छोटा है। क्योंकि E1 में क्या है, 1/4πε0 Q/r-L, जबकि E2 में क्या है, Q/r+L है ना। तो अगर हर छोटा हो तो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है, इसलिए r-L वाला छोटा है, बड़ा है, इसलिए उसको हम सामने लेंगे। ठीक है, तो E इक्वल टू हमको क्या मिला, E1 माइनस E2। ठीक, तो ये क्या मिलेगा हमको, 1/4πε0 Q/r-L होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/r+L होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब देखिए, Q दोनों में है और 4πε0 भी दोनों में है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमको मिलता है Q/4πε0, Q/4πε0 अंदर में मिलता है 1/r-L होल स्क्वायर माइनस 1/r+L होल स्क्वायर। ओके, क्लियर है। ठीक, अब इसको हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, या लिख लूं, ठीक है। तो देखिए क्या मिलता है, Q/4πε0 अंदर में ये दोनों का एलसीएम लेंगे, मतलब दोनों का लघुत्तम लेंगे, तो क्या मिलेगा, r-L होल स्क्वायर इंटू r+L होल स्क्वायर। ठीक है, इसका गुणा ऊपर से करेंगे तो ये मिला r+L होल स्क्वायर माइनस इसका गुणा ऊपर से हुआ तो r-L होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा मिलेगा। ओके, अब इसी को सॉल्व कर देंगे। देखिए, ये हो गया Q/4πε0। अब देखो, दोनों में स्क्वायर है बेटा, दोनों में स्क्वायर है नीचे में, तो दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, r-L, ठीक है, r+L, ठीक है, ये छोटा वाला ब्रैकेट, सर्पिलाकार ब्रैकेट और होल स्क्वायर, दैट मीन्स r-L इंटू r+L होल स्क्वायर। ओके, अब ऊपर में हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये क्या मिलेगा, आर स्क्वायर। देखो a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ना, ठीक है। तो r स्क्वायर प्लस 2rl प्लस l स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसको भी तोड़ेंगे और अंदर में क्या रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि माइनस है बाहर में, सामने माइनस है इसलिए ब्रैकेट में रख देंगे। तो r स्क्वायर माइनस 2rl प्लस l स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमको मिलता है Q/4πε0, ठीक है। नीचे a-b इंटू a+b का फॉर्मूला लगेगा, तो ये क्या मिलेगा, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, और ऊपर में जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो r स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, l स्क्वायर भी कैंसल हो जाएगा, हमको मिलेगा 2rl प्लस ऋण गुणित ऋण धन ना, 2rl प्लस 2rl, तो वो क्या मिल जाएगा, 4rl। ओके, ठीक है, अब इसी को जमा के लिखेंगे, है ना, इसी को हम क्या करेंगे, जमा के लिख देंगे। तो क्या मिलेगा, देखिए, ये हमको मिलता है
1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, ओके। अब 4 RL, 4 RL है, 4 RL है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2L इंटू 2R, लिख सकते हैं ना, 2L इंटू 2R। उसी को जमा के लिख देता हूँ, देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 को लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू 2L इंटू 2R। देखो इसी को जमा के लिख दिया हूं मैं, Q इंटू 2L इंटू 2R अपॉन R² माइनस L² होल स्क्वायर, ओके। अब आप जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है क्या, P बराबर Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L के जगह हम क्या यूज करेंगे, P यूज करेंगे, क्या यूज कर देंगे, P। तो ये हमको क्या मिलेगा, P इंटू 2R, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR अपॉन R² माइनस L², R² माइनस L² होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है, यही अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है, ओके। समझ आया सबको, ओके। देखेंगे ध्यान से, देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। तो इसी में ले लेते हैं विशेष स्थिति, विशेष स्थिति, ये सब ओके है ना, इसको मिटा रहा हूं। विशेष स्थिति क्या, यदि द्विध्रुव बहुत छोटा हो, द्विध्रुव बहुत छोटा हो तो R इज वेरी ग्रेटर देन L, R इज वेरी ग्रेटर देन L। तो L की उपेक्षा करने पर, मतलब L को नगण्य मानने पर क्या मिलेगा, इसको नाम दे देना 3 नंबर, इक्वेशन नंबर 3 है ना, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में मान रखेंगे तो E इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR अपॉन L को छोड़ देंगे तो R² होल स्क्वायर। तो ये हमको क्या मिल रहा है, 2 2 जा 4, मतलब R की घात 4, R की घात 4 को R कैंसल करेगा, R की घात 4 को R कैंसल करेगा, तो हमको क्या मिलेगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन R³। यही छोटे द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है, ओके। छोटे द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। इसको पूछा तो बताना है, नहीं तो हमको यहीं तक सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका मेन फॉर्मूला है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, 2PR अपॉन R² माइनस L² होल स्क्वायर, ठीक है। और छोटे द्विध्रुव की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज होगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन R³, ओके। देख लीजिए,
ठीक, तो आगे बढ़ जाएं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। तो अगला टॉपिक है आपका निरक्षी स्थिति। क्या है? निरक्षी स्थिति। ये अक्षी की जगह अपन क्या लिख देंगे? निरक्षी, बाकी सेम रहेगा। ठीक, तो देख लेते हैं न्यू टॉपिक हम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। मान लो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलके बना है। प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है। प्रभावी लंबाई 2L है। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, बिंदु P पर निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से बोल रहा हूं, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है। ठीक है, तथा जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षी स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो पहले बात करते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, P पर विद्युत क्षेत्र। तो प्लस क्यू आवेश के कारण कितना होगा? ये देखो, दूरी को देख लेते हैं, ये क्या है? AP है। तो E1 इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/4πε0 Q अपॉन AP स्क्वायर। दूरी कितनी है? AP है ना, और ये AP इसको बोलेंगे E1, वेक्टर E1। ये E1 की दिशा है, इसको मैं ये जो दिखा रहा है ना वो वेक्टर E1 की दिशा है। ओके है, ठीक है। E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन AP स्क्वायर। ठीक, इसकी दिशा कैसी होगी? वेक्टर AP के अनुदिश होगी, वेक्टर AP के अनुदिश। ठीक है, उसी प्रकार ये प्लस Q के कारण है। अब माइनस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, P पर विद्युत क्षेत्र, P पर विद्युत क्षेत्र। तो माइनस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E2 इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/4πε0 Q अपॉन, दूरी देख लो, माइनस Q का दूरी कितना है? BP है। माइनस Q का दूरी कितना है? BP है। तो ये हमने BP को खींच दिया, तो ये क्या मिलेगा हमको? वेक्टर BP स्क्वायर। और दिशा कैसी होगी? वेक्टर PB के अनुदिश होगी। दिशा कैसी होगी बेटा? E2 की PB के अनुदिश होगी, वेक्टर PB के अनुदिश। ये ओके है क्या? ये E1 है और ये E2 है ना, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाएं। इतना क्लियर है सबको? ठीक, अब देखिए, AP और PB दोनों आपस में क्या है? बराबर है।
एपी और पीबी दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो लिखोगे चूंकि एपी बराबर पीबी, एपी बराबर पीबी, अतः E1 बराबर E2। जब AP और AB बराबर है तो E1 और E2 भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E इक्वल टू, तो दो बलों की दिशा अलग अलग हो, दो बलों की दिशा अलग अलग हो, समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की दिशा में, तो उसका परिणामी कैसे होता है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है, मतलब ये आपका वेक्टर ई होगा। समांतर चतुर्भुज टाइप से बन जाएगा ये, ऐसे करके ये समांतर चतुर्भुज टाइप से बन जाएगा, है ना। तो इसमें अपन क्या लगा देंगे, समांतर चतुर्भुज का सदिश नियम, समांतर चतुर्भुज का सदिश नियम। परिणामी तीव्रता निकाल रहे हैं, कहां से निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज के सदिश नियम से, समांतर चतुर्भुज के सदिश नियम से। अब ये सदिश नियम क्या होता है, E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, E1 E2 इंटू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। अब ये 2 थीटा क्या है, ये 2 थीटा क्या है बेटा, वो है E1 और E2 के बीच का कोण, E1 और E2 के बीच का कोण। क्यों, क्योंकि ये इसको मान के चलना है थीटा और इसको भी मान के चलना है थीटा, तो E1 और E2 के बीच में कितना कोण बनेगा, 2 थीटा, है ना। तो इसको याद रखना है कि E इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 2 थीटा, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का सदिश नियम, जिसको हमने कहाँ यूज किया था, 11वीं क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक, अब E1 और E2 दोनों आपस में बराबर है, E1 और E2 आपस में बराबर है, तो E2 के जगह हम क्या यूज करेंगे, E1। तो ये हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E1 इंटू कॉस 2 थीटा। मतलब E2 के जगह भी हमने क्या रख दिया है, E1 रख दिया है। ओके, तो देख लीजिए, इसके आगे अपन सॉल्व कर लेते हैं। E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमको, 2E1 स्क्वायर, क्या मिला, 2E1 स्क्वायर। ठीक, और E1 इंटू E1 स्क्वायर हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये हमको मिल गया 2E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। ओके, अब देखिए 2E1 स्क्वायर दोनों में है, 2E1 स्क्वायर दोनों में है, तो 2E1 स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमको मिलेगा अंडर रूट 2E1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ओके, अब याद रखना है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, जगह नहीं है वहां पे, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से याद रखना है इसको, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह मैं क्या रख दूंगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या रख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमको मिलेगा अंडर रूट 2E1 स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 2E1 स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, क्लियर है, ठीक, सबको क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, पक्का। तो आगे सॉल्व करने के लिए मिटाना पड़ेगा बेटा, ब्लैक बोर्ड बढ़ गया है, ध्यान से देख लेंगे, एक बार और रिपीट कर दूं, देख लीजिए आराम से, एकदम इजी है। देखो
ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेश से मिलकर बना है। प्रभावी लंबाई 2l है। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक, तो पहले बात की +q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, तो E1 = 1/4πε0 q/AP²। इसकी दिशा कैसी होगी? वेक्टर AP के अनुदिश होगी, वेक्टर AP के अनुदिश होगी, है ना। ये डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है वो दिशा को दिखाने के लिए बनाया हूं। ओके, ठीक है। उसके बाद -q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, -q के कारण विद्युत क्षेत्र, तो ये क्या मिलेगा? वेक्टर E2, इसकी दिशा कैसी होगी? PB के अनुदिश होगी, तो E2 = क्या? 1/4πε0 q/BP²। ओके, अब देखिए चूंकि AP और BP दोनों आपस में बराबर है, अतः E1 बराबर E2 हो जाएगा, E1 बराबर E2 हो जाएगा। अब देखिए E1 इस साइड जा रहा है, E2 इस साइड आ रहा है, तो परिणामी कहां से निकलेगा? बीचों बीच। परिणामी कैसे निकलेगा? बीचों बीच, मतलब समांतर चतुर्भुज का विकर्ण टाइप से काम करेगा परिणामी। ठीक है, तो हम बोलते हैं अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता समांतर चतुर्भुज के सदिश नियम से, तो नियम याद रखना है, वो होगा E = √E1² + E2² + 2E1 E2 cos2 थीटा। ठीक है, E1 E2 E1² + E2² + 2E1 E2 cos2 थीटा। ओके, ठीक। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, E2 के जगह क्या यूज करेंगे? E1, तो E1 रख दिया E2 के जगह। अब E1² + E1², 2E1², इनका मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया? 2E1² cos2 थीटा। 2E1² दोनों में है तो कॉमन लिए, अंदर मिलेगा 1 + cos2 थीटा। ओके, अब 1 + cos2 थीटा का वैल्यू होता है 2 cos² थीटा, तो इसके जगह मैंने क्या रख दिया है? 2 cos² थीटा। ओके, और ये क्या है? आपका E है। ठीक, तो इसके आगे बढ़ जाते हैं हम। हाँ, इसको याद रखना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना। अब E को आगे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलता है? देखिए, इसके आगे हम सॉल्व करते हैं तो E = हमको क्या मिलता है? देखिए, E = मिलता है, देखिए 2 का जोड़ी बन रहा है तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये आएगा 2। E1² है तो वो भी बाहर निकलेगा, तो ये क्या मिलेगा? E1 cos² थीटा, स्क्वायर है तो ये भी बाहर निकल जाएगा, तो ये हमको मिलेगा 2E1 cos थीटा। E = 2E1 cos थीटा, इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नहीं दोगे तो भी चलेगा। ठीक, अब समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखोगे तो ये क्या मिलेगा? E = 2 × 1/4πε0 q/AP², ठीक है, इंटू cos थीटा। ठीक है, इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 2। लाइन क्लियर है? ओके, आगे बढ़ जाएं। अब बात करते हैं हमको cos थीटा और AP का वैल्यू निकालना है ना, cos थीटा और AP का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं त्रिभुज APO की। त्रिभुज APO में ये क्या दिख रहा है हमको? समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो इसको मैं लिख दिया समकोण त्रिभुज APO में। APO में तो अपन जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2 होता है। ठीक है, तो कर्ण के जगह कौन आएगा? कर्ण के जगह कौन आएगा? AP। लंब के जगह कौन आएगा? OP। और आधार के जगह क्या आएगा? OA आएगा ना। ठीक है, तो कर्ण के जगह मैंने क्या लिख दिया? AP²। लंब के जगह क्या लिख दूंगा? OP²। तो OP की लंबाई कितनी है? R, तो मैंने यहाँ यूज कर दिया R²। ओके, और आधार कितना है? OA, तो इसकी लंबाई कितनी है? L, क्योंकि द्विध्रुव का आधार कितना होगा? L होगा ना, तो इसकी लंबाई हो जाएगी L। तो AP² = क्या मिल गया बेटा हमको? R² + L², R² + L²। ठीक, तो AP = हमको क्या मिलेगा? √2
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पक्षांतर कर दिया तो वर्ग किस में बदल गया है, वर्गमूल में। लाइन क्लियर है? ओके, देख लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन है भाई, आधार कौन है यहाँ पे, ओ ए है, आधार कौन है, ओ ए, और कर्ण कौन है आपका, एपी है। तो एपी लिख दिया। अब ओए की लंबाई कितनी है, एल, ओए की लंबाई कितनी है, एल है, और एपी का लंबाई तो हमको दिख रहा है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपका कॉस थीटा का वैल्यू। ठीक है, ओके। अब हम अंडर रूट को और कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट को ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट को आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 1/2, वर्गमूल को घात 1/2 लिख सकते हैं ना, वर्गमूल को घात 1/2 लिख सकते हैं। दैट मीन्स एपी बराबर ऐसे भी हो सकता है ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसको मैंने लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 1/2। समझ आ रहा है, वर्गमूल को घात 1/2 के रूप में लिख दिए हैं, समझ आ रहा है। बस यही काम किया हूं, देखो एपी की जगह वैल्यू पुट कर दिया हूं, आ रहा है समझ। इस दोनों वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में मान रखने पर, 2 में मान रखने पर E इक्वल टू हमको मिलता है 2/4πε0, ये देखो 2/4πε0 Q/AP स्क्वायर। तो Q/AP स्क्वायर, एपी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू कॉस थीटा का वैल्यू यहां रख दिए, तो L/आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 1/2। ओके, ठीक है। अब इसी को जमा के लिख देंगे तो ये हमको मिलता है 1/4πε0, ठीक है, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, 2 और L को एक साथ लिख दिया, Q इंटू 2L। ठीक, अब ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे घात कितना है, 1, और यहाँ पे घात 1/2 है, और आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है गुणा करने पर। तो 1 धन 1/2 क्या हो जाएगा बेटा आपका, 3/2, क्या हो जाएगा, 3/2। तो हमको पता है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। ठीक है, तो Q इंटू 2L की जगह हम क्या यूज करेंगे, P रख देंगे, क्या यूज कर देंगे, P। तो E इक्वल टू मिलता है हमको 1/4πε0 P/आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। यही निरक्षीय स्थिति में, यही निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यही निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। यही निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। ओके, समझ आ गया सबको, ठीक है, देख लीजिए। अब एक लाइन और है, विशेष स्थिति लेंगे, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए विशेष स्थिति, विशेष स्थिति, यदि द्विध्रुव छोटा हो, द्विध्रुव बहुत छोटा हो, तो R इज वेरी ग्रेटर देन L, R L से बहुत बड़ा होगा, तो L की उपेक्षा करने पर, L की उपेक्षा करने पर इसको नाम दे देना इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 में वैल्यू पुट किए तो E इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4πε0 P अपॉन L को छोड़ दूंगा मैं, L को छोड़ दूंगा तो ये मिलेगा आर स्क्वायर होल पावर 3/2। अब 2 और 2 कैंसल हो जाएगा
तो E इक्वल टू मिलेगा 1/4πε0 P/r³। P/r³। यही छोटे द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। ये छोटे द्विध्रुव के लिए है ना, और ये वाला सिंपल द्विध्रुव के लिए है। ओके, ठीक है, ठीक ठीक, थैंक यू। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बेटा। और आप लोगों को बता दूं कि मैं कोचिंग में, अपने कोचिंग में रामाधीन मार्ग में 9 से 11 बजे तक बैठूंगा डेली, ठीक है। 9 से 11 नहीं सॉरी, हाँ 10 से 11 बजे के बीच में रोज मिलूंगा मैं, सुबेरे 10 बजे से 11 बजे के बीच में रोज मिलूंगा, ठीक है। और आपको 30 तारीख तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करना है फीस का, ठीक है। आप अपने इच्छा अनुसार 1,500 से 2,000 लोग जमा कर सकते हैं, है ना। अगर किसी को कुछ बात करना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, कॉल कर सकता है, ठीक है। और जो नहीं आ सकता वो फोन पे से इसमें बैलेंस डाल सकते हैं। बैलेंस दैट मीन्स फोन पे से डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसी नंबर पे, कौन से नंबर पे? 8839853208, ठीक है। मेरा नंबर है सबके पास 8839 वाला, 8839853208 पे फोन पे से आप लोग अपना पैसा, अपना फीस पेड कर सकते हैं अगर नहीं आ पाए तो। क्लियर हो रहा है बात, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से फोन में बात कर लेंगे, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ भैया।